हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियोस तक हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में दिए गए पुराने मतों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मॉडर्न हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस या आधुनिक परिकल्पनाओं के बारे में, या इन्हें कहते हैं ओपेरिन हॉल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन और हॉल्डेन की जो थ्योरी थी या परिकल्पना थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। According to this theory, life originated on early Earth through physico-chemical processes of atoms combining to form molecules, molecules in turn reacting to produce inorganic and organic compounds। तो इस थ्योरी के अनुसार प्रारंभिक पृथ्वी के ऊपर जो है जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी या जीवन का प्रारंभ हुआ था, वो भौतिक तथा रासायनिक प्रोसेसेस के दौरान हुआ था, जिनमें अणु जो है मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एटम्स मिलके बड़े अणु बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक तथा कार्बनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो इनमें मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो एटम से बनते हैं। एटम्स से मॉलिक्यूल बनने के बाद में अकार्बनिक तथा कार्बनिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंटरेक्टेड टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द फर्स्ट लिविंग सिस्टम और सेल। अब जो ये कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक जो थे, ये क्रिया करके सभी प्रकार के मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी वृहद अणु या बड़े आकार के अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसके कारण और या फिर इन अणुओं के द्वारा प्रथम जो जीवित सिस्टम था वो बना था, या जिन्हें हम सेल्स या कोशिकाएं कहते हैं। तो कोशिकाओं को बनाने वाला जो जीवित सिस्टम था, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंटरेक्शन करने के बाद में ही डेवलप हुआ था। Thus, according to this theory, life originated upon our earth spontaneously from non-living matter। इस थ्योरी के अनुसार जीवन की जो उत्पत्ति है जो हमारे पृथ्वी पर हुई थी, ये स्वतः हुई थी, और ये हुई थी नॉन लिविंग मैटर के द्वारा, यानी निर्जीव पदार्थों के मिलने से लाइफ का जो है वो निर्माण हुआ था। First inorganic compounds and then organic compounds were formed in accordance with the ever changing environmental condition। इसका मतलब है कि सबसे पहले अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, उसके बाद में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, और इसके बाद में जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी यानी कि पर्यावरणीय परिस्थितियां थी, उनके चेंज होने के साथ साथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी चेंजेस आते गए थे। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन। इसका मतलब है कि ये रासायनिक विकास कहलाता है, केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है, विच कैनॉट अकर अंडर प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन अपॉन अर्थ। और इस प्रकार का जो इवोल्यूशन है वो आज के समय में उपस्थित पर्यावरणीय परिस्थितियां जो पृथ्वी पर उपस्थित है, इन कंडीशंस के अंतर्गत ऐसा इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। कंडीशंस सुटेबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ओनली अपॉन प्रिमिटिव अर्थ। जिसका मतलब है कि ऐसी परिस्थितियां जो जीवन की उत्पत्ति के लिए फेवरेबल होती है या उनके लिए अनुकूलित होती है, ये केवल प्रिमिटिव अर्थ यानी कि प्राचीन समय की जो पृथ्वी थी जब इसका निर्माण हुआ था, केवल उसी समय पर इस प्रकार का वातावरण उपस्थित था जिसके कारण किसी नए जीवन की उत्पत्ति जो है होना संभव हो सकता था। ओपेरिन हॉल्डेन थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल थ्योरी। तो ओपेरिन और हॉल्डेन की जो परिकल्पना थी, इसे केमिकल थ्योरी भी कहते हैं, और इसे कहते हैं नेचुरलिस्टिक थ्योरी, यानी इसे कहा जाता है प्रकृतिवाद। तो ये दोनों इनके नाम हैं जो कि ओपेरिन और हॉल्डन ने अपनी थ्योरी के द्वारा दिए थे। AI ओपेरिन वाज अ रशियन साइंटिस्ट। तो AI ओपेरिन एक रशियन वैज्ञानिक थे।
ही पब्लिश्ड हिज बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये ओपेरिन के द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन 1936 1936 में इन्होंने ये प्रकाशित की थी। एंड popularized this hypothesis as materialistic theory, या जिसे कहते हैं भौतिक या पदार्थवाद। तो इसे दोनों ही नाम कह सकते हैं, भौतिकवाद या पदार्थवाद। तो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर ये थ्योरी जो है उन्होंने दी थी, और इस थ्योरी का जो नाम है उन्होंने दिया था मटेरियलिस्टिक थ्योरी या भौतिकवाद या पदार्थवाद। और इस बुक में पब्लिश होने के बाद में इनकी थ्योरी जो है वो सभी जगह इसको माना गया था। जेबीएस हॉल्डेन वाज बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट। तो जो हॉल्डेन थे ये बायोलॉजिस्ट, जैव वैज्ञानिक थे और बायोकेमिस्ट भी थे, जैव रसायन वैज्ञानिक भी थे और जेनेटिसिस्ट भी थे। बोथ ओपेरिन एंड हॉल्डेन गेव सिमिलर व्यूज़ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन और हॉल्डेन ने लगभग एक समान अपने मत प्रस्तुत किए थे, और इसी के कारण जो है ये जो थ्योरी है इसका नाम ओपेरिन हॉल्डेन हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न व्यूज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक जो मत हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है केमिकल इवोल्यूशन, या जिसे कहते हैं कीमोजेनी, यानी प्रारंभ में जो पृथ्वी पर उपस्थित रसायन थे वो सभी केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा जो है एक साथ मिल के उन्होंने जीवन का निर्माण किया। और दूसरा आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या इसे कहते हैं बायोजेनी। तो बायोजेनी जब है जब ये जीवन की उत्पत्ति हो गई थी, यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो गया था, उसके बाद में इवोल्यूशन कैसे हुआ ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो हम इसमें दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि रासायनिक विकास की, जिसे कीमोजेनी कहा जाता है। इसका फर्स्ट स्टेप जो आता है वो है एटॉमिक फेज, जिसे परमाणुीय अवस्था कह सकते हैं। अर्ली अर्थ हैड न्यूमरस एटम्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रारंभिक पृथ्वी के ऊपर ऐसे अनेक परमाणु उपस्थित थे उन एलिमेंट्स के जिनके द्वारा जो आवश्यक थे किसी भी प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए। तो प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए आवश्यक जितने भी परमाणु थे वो प्रारंभिक पृथ्वी के ऊपर उपस्थित थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये सभी एलिमेंट्स जो थे ये प्रारंभिक पृथ्वी, यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय ये सभी परमाणु उपस्थित थे। एटम्स वर सेग्रीगेटेड इन 3 कंसेंट्रिक मासेज अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। तो ये जितने भी परमाणु थे ये पृथ्वी के ऊपर 3 अलग अलग केंद्रीय मासेज के रूप में, केंद्रीय मास के रूप में व्यवस्थित हुए थे, और ये उनके वेट या भार के अनुसार सभी व्यवस्थित हुए थे। तो पृथ्वी पर तीनों प्रकार के जो एलिमेंट थे अलग अलग भार से कैसे व्यवस्थित हुए, उसमें सबसे पहले आते हैं कि द हैवीएस्ट एटम्स ऑफ आयरन, निकल, कॉपर एक्सेट्रा वर फाउंड इन द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो सबसे भारी परमाणु थे ये सभी पृथ्वी के सेंटर या केंद्रीय भाग के अंदर व्यवस्थित हुए थे, या केंद्रीय भाग में ही ये सभी एकत्रित हो गए थे, जिसमें आयरन है, निकल है, कॉपर है। तो ये सभी भारी जो परमाणु थे ये मध्य भाग में एकत्रित हुए थे। दूसरे आते हैं मीडियम वेट एटम्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर एक्सेट्रा वर कलेक्टेड इन द कोर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है कि जो मध्यम भार वाले परमाणु थे जिसमें ये सभी परमाणु आते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा ये सभी आते हैं, ये सभी जितने भी परमाणु थे ये पृथ्वी की कोर के ऊपर व्यवस्थित हुए थे, यानी जो सेंट्रल मास है उसमें भारी थे, और इनके कोर के ऊपर या जो पृथ्वी का कोर बनाते हैं ये मीडियम भार वाले जितने भी परमाणु थे वो इस कोर भाग में व्यवस्थित हुए थे।
द लाइटेस्ट एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा फॉर्म द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। और जो सबसे हल्के परमाणु थे जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये सभी आते हैं, ये सभी मिलके प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर या आदिम प्रकार का जो वातावरण था उसका निर्माण ये सभी लाइटेस्ट एटम्स करते हैं। तो भारी जो थे सबसे, उन्होंने पृथ्वी के सेंटर भाग का निर्माण किया। दूसरे जो मीडियम भार वाले एटम्स थे उन्होंने पृथ्वी के कोर भाग का निर्माण किया। और जो सबसे हल्के अणु थे उन्होंने मिलके पृथ्वी के आदिम प्रकार के वातावरण का निर्माण किया था। तो एटॉमिक फेज के बाद में दूसरी इसमें फेज आती है फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि अकार्बनिक अणुओं का निर्माण कैसे हुआ। फ्री एटम्स कंबाइन टू फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2O या जिसे वाटर वेपर कहते हैं, मीथेन, अमोनिया एंड CO2। तो जितने भी मुक्त परमाणु उपस्थित थे पृथ्वी के ऊपर, ये सभी आपस में मिलके अकार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसमें ये सभी अणु आते हैं। हाइड्रोजन एटम्स वर मोस्ट न्यूमरस एंड मोस्ट रिएक्टिव इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है वो प्रिमिटिव अर्थ या प्रारंभिक पृथ्वी पर हाइड्रोजन उपस्थित थे, और इसके एटम जो है बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित थे पृथ्वी पर, और ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव थे, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील थे। तो सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला जो पदार्थ था पृथ्वी पर, पुरातन पृथ्वी पर, ये हाइड्रोजन ही था, जिसके द्वारा जो है वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्रिया करते थे दूसरे अणुओं से। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम्स combined with all oxygen atoms to form water and leaving no free oxygen। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है सबसे पहले हाइड्रोजन के अणु कंबाइंड हुए संपूर्ण ऑक्सीजन अणुओं के साथ में। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम थे उन सभी अणुओं ने सभी ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में क्रिया की और उसके द्वारा जल का निर्माण किया। और उसके बाद में उन्होंने किसी भी प्रकार की फ्री ऑक्सीजन के अणु जो है वो पीछे नहीं रखे थे। तो सभी ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन ने क्रिया कर ली थी। दस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिसका मतलब है विदाउट फ्री ऑक्सीजन। और जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना या आदिम प्रकार का जो वातावरण बना था पृथ्वी पर, वो रिड्यूसिंग वातावरण था, यानी कि उसमें अपघटन हुआ था और अपघटनी पर्यावरण उपस्थित था, जिसमें ऑक्सीजन जो है पूर्णतया अनुपस्थित हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन ने पूरी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर ली थी। हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो कंबाइंड विद नाइट्रोजन फॉर्मिंग अमोनिया। तो हाइड्रोजन एटम्स ने जो है नाइट्रोजन के साथ में भी क्रिया की और उसके द्वारा अमोनिया का निर्माण कर दिया था। सो वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। तो प्राचीन काल या पुरातन पृथ्वी या प्रारंभिक पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो थे जल तथा अमोनिया, और ये ही सबसे पहले प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर इनका निर्माण हुआ था। थैंक यू सो मच। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।